आज 7 अगस्त 2020 और आपके पास लेके आए हैं ताज़ा खबरें वही जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और आज कुछ लगता है कि कुछ खबर है ऐसी जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। श्री अजय त्यागी जी, ही इज़ प्रेजेंटली चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसके जो चेयरमैन हैं अजय त्यागी जी हैं, पर उनकी जो टर्म है उसे, जो कि 31 अगस्त को ख़त्म हो रही थी, उसे बढ़ा दिया गया है, फरवरी 2022 तक कर दिया गया है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टुडे कि इनकी टर्म को बढ़ा दिया गया है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेबी काम क्या करता है। सेबी इज़ ए रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट को हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि शेयर मार्केट के बारे में जो भी जानकारी है या शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाला कौन है, वो है सेबी है। और सेबी के चेयरमैन हैं श्री अजय त्यागी जी। और फिर जब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन सी शेयर मार्केट्स हैं। आज की तारीख में सिर्फ 2 बड़ी शेयर मार्केट हैं इंडिया में, और वो हैं एनएससी एंड बीएससी। ये बीएससी की फोटोग्राफ है आपके सामने। ये 1875 में बनी थी और एशिया की सबसे पुरानी है और दुनिया की सेकंड ओल्डेस्ट है। दुनिया की ये सेकंड ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर मार्केट है दैट इज़ द न्यू स्टॉक एक्सचेंज, और उसकी फोटोग्राफ ये है। ये बनी थी हमारी 1992 में, 1992 में इसे एस्टेब्लिश किया गया। और इसका फ़र्क क्या था बीएससी से? इट वाज कम्प्लीटली इन द डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में थी ये, बिल्कुल के सारे शेयर यहाँ पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे सारे के सारे जो ट्रेडिंग होती थी वो कंप्यूटराइज्ड होती थी, जबकि बीएससी में और उस समय इंडिया में और 23-24 स्टॉक मार्केट थी जो कि आज ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ उसमें से बीएससी बची है और जो नई मार्केट बनी वो एनएससी वो बची है। बीएससी भी इसलिए बच गई क्योंकि इसने भी अपने आप को बहुत जल्दी से चेंज कर लिया और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ये शिफ्ट हो गए। और दैट इज़ द रीज़न कि ये 2 मार्केट हमारे पास बची हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है। आज की तारीख में शेयर मार्केट में सारा का सारा काम कंप्यूटर बेस्ड है और रियल टाइम में है। आप अभी 100 शेयर रिलायंस के बेचना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे डालेंगे, अपनी कोड डालेंगे, और अगर किसी को लेने हो तो वो अपना बिड डाल देगा उसमें और आप जल्दी से उसके शेयर बिक जाएंगे। जबकि पुराने सिस्टम में ये काम मैनुअली हुआ करते थे और उसमें कई बार हेरा फेरी भी हो जाया करती थी। इसीलिए ये नया जो सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ये रिलायबल भी ज़्यादा है और इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा चल पड़ा। और एनएससी जो था आज की डेट में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एनएससी में होती है। परंतु ये भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स में, अगर हम बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में, कंपनीज की बात करें तो बीएससी इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड हैं ये यहाँ पे बीएससी के ऊपर। ऑल्दो ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज वो आईसीई हो जाएगी या नेस्डेक हो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगी। परंतु बीएससी एक ऐसी स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे लिस्ट होती हैं। और फिर हम कभी बात करेंगे
कि बीएससी का जो इंडेक्स है उसे क्या कहते हैं, सेंसेक्स है, और जो एनएससी का इंडेक्स है उसे क्या कहते हैं, उसे निफ्टी कहते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन है, कभी बाद में उसको भी डिस्कस करते हैं। सेकेंड न्यूज, बैरूत में एक धमाका हुआ जिसमें 135 लोग मारे गए और 5000 जख्मी हो गए। अब ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, परंतु फिर भी ऐसा बड़ा हादसा हुआ है वहाँ पे। और बेसिकली जब जानकारी आ रही है कि एक जगह पे सोडियम नाइट्रेट जो था वो स्टोर था, और ये जो अमोनियम नाइट्रेट जो था वो स्टोर था, और ये यू कैन से इट इज़ इनफ्लेमेबल। ये जो है फर्टिलाइजर के काम भी आता है और बारूद के काम भी आता है अमोनियम नाइट्रेट। कोई 6 साल पहले कहते हैं कि एक शिप यहाँ पे आके बैरूत में लगा था, डॉक हुआ था, और उसका झगड़ा हो गया शिप का डॉक अथॉरिटी के साथ, पोर्ट के अथॉरिटी के साथ। तो उसमें जो सामान पड़ा था दैट इज़ अमोनियम नाइट्रेट, वो अथॉरिटीज़ ने शिफ्ट कर दी के एक गोडाउन में शिफ्ट कर दिया और उसे रख के भूल गए। अब वो बहुत अनसेफ रखा हुआ था और किसी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, और उस ब्लास्ट में हम पता लगता है कि 135 लोग मारे गए हैं और 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे ज़ख्मी हो गए हैं। और हम देखते हैं कि जो बैरूत है, ये दिस इज़ बैरूत, इट इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनान, लेबनान की कैपिटल है। लेबनान हम देखते हैं ये वेस्ट एशियन कंट्री है। वेस्ट एशियन कंट्रीज़ कैसे कहते हैं, जो कि एशिया के बिल्कुल वेस्ट में पड़ते हैं। इंडिया को हम कहते हैं साउथ एशियन कंट्री कहते हैं, क्योंकि ये एशिया के साउथ में पड़ता है। और ये जो सीरिया, इराक, लेबनान हो गए, ये हमारे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जबकि ब्रिटिश लोग वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और आप देखेंगे कि इट इज़ सिचुएटेड मेडिटेरेनियन सी के जो वेस्ट में है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। नीचे इसके इज़राइल है, दिस इज़ इज़राइल, और ये जो है दिस इज़ ऑल सीरिया, ये सारा सीरिया है चारों तरफ। ये बहुत छोटा सा देश है, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। ये बैरूत है और यहाँ पे धमाका हुआ है। अब देखते हैं कि मालदीव्स को भारत सरकार ने 18 मिलियन की जो है एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड की है। हमने थोड़े दिन पहले ये भी देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मालदीव्स को स्वैप की जो है वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। दैट मीन्स स्वैप की फैसिलिटी क्या है कि वो चाहें तो अपनी करेंसी इंडिया को दे के यहाँ से डॉलर ले सकते हैं, ताकि वो अपना बिजनेस ज़्यादा कर सकें अगर उनके पास डॉलर की शॉर्टेज हो जाए। क्योंकि दुनिया भर में जितना भी बिजनेस होता है दैट बिजनेस टेक्स प्लेस इन द टर्म्स ऑफ डॉलर। दुनिया में सारा बिजनेस जो होता है वो डॉलर्स में होता है, और डॉलर्स जो है वो सिर्फ अमेरिकन करेंसी है, अमेरिका की करेंसी है। और किसी देश के पास ये करेंसी कहाँ से आएगी, अगर वो एक्सपोर्ट करेगा। अगर एक्सपोर्ट कम हो जाए तो फिर उसे जो है डॉलर में पेमेंट करने में मुश्किल हो जाएगी और सामान खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इंडिया ने मालदीव्स को स्वैप की फैसिलिटी दी थी कि अगर उन्हें डॉलर चाहिए तो इंडिया उन्हें डॉलर प्रोवाइड कर देगा, जो कि वो आसान किश्तों में थोड़े पीरियड बाद वापस कर सकते हैं। अब ये जो मालदीव्स है ये भी देखते हैं कि बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, और इसकी जो आबादी है, आबादी देखें तो 3,70,000 के करीब की इसकी आबादी है। तो कह सकते हैं जैसे हमारी कोई छोटा सा शहर हो, स्मॉल सिटी इन इंडिया, इतनी इसकी आबादी है, परंतु फिर भी एक देश है अपने आप में। और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, माले है, माले है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इब्राहिम सोली, उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। बहुत प्यारा और बहुत सुंदर देश है, और परंतु ये भी कहा जाता है कि ये तकरीबन 2050 तक मे बी इट में गो डाउन इन वाटर, क्योंकि जैसे जैसे समुंदर का लेवल बढ़ रहा है
तो वैसे वैसे बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो समुद्र में डूबते जा रहे हैं। और ऐसे ही ये जो देश है ये सिर्फ 6 फीट समुद्र की सतह से ऊपर है, और अगर कहीं समुद्र का पानी बढ़ गया तो बहुत जल्दी ये समुद्र में यू कैन से छुप जाएगा और ये देश गायब हो जाएगा। सो दैट इज द क्लाइमेट चेंज का असर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हमें पता लगता है। अगली न्यूज़ क्या है, श्री मनोज सिन्हा जी, उन्हें कश्मीर का न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बनाया गया है मनोज सिन्हा। ये बीजेपी की सरकार में, एनडीए की सरकार में ये मिनिस्टर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवे रहे हैं, और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो ये दो पोर्टफोलियो जो है इनके पास रहे हैं। ये एमपी हैं, एमपी थे बेसिकली, यूपी में, यूपी से गाजीपुर से एमपी थे, और ही हैज टेकन द प्लेस ऑफ गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह के ऊपर इनको नया लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का अपॉइंट किया गया है। और श्री जीएस मुर्मू जो हैं उन्हें नया सीएजी बनाया गया है। सीएजी, सीएजी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्ट्रोलर, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली हमारी जितनी सरकारी कंपनियां हैं उनका ऑडिट करने के लिए एक अथॉरिटी होती है, और उस अथॉरिटी का नाम है CAG। उस अथॉरिटी का नाम है हमारा CAG। एट प्रेजेंट राजीव महर्षि, एट प्रेजेंट श्री राजीव महर्षि, राजीव महर्षि है वैसे तो नाम का, राजीव महर्षि, ये हमारे CAG हैं, बट ही इज रिटायरिंग, अभी रिटायर होने वाले हैं, तो आज वो रिटायर हो जाएंगे, तो इसलिए श्री मुर्मू जी को, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को CAG अपॉइंट किया गया है। रिलायंस बिकम्स वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट ब्रांड। आज की तारीख में अगर किसी ब्रांड की बात करते हैं तो एप्पल इज द नंबर 1 ब्रांड। एप्पल जो कि हमारे मोबाइल बनाते हैं, मैक सिस्टम ऑफ कंप्यूटर हैं इनके, आईपॉड हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एप्पल कंपनी बनाती है। आज की डेट में दिस इज़ द लार्जेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, एप्पल है। और अभी जो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, ए यूएस बेस्ड ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी, उसके मुताबिक जो है रिलायंस हैज बिकम द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट ब्रांड। रिलायंस जो है दुनिया का सेकंड बिगेस्ट ब्रांड बन गया है। और ख़ास तौर से कैसे बना ये, बेसिकली जब से जियो शुरू हुआ है, जियो मोबाइल सिस्टम शुरू हुआ है और इसके जो नेटवर्क सिस्टम शुरू हुए हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू बहुत इंक्रीज हो गई है। आपने पढ़ा भी होगा, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इनके साथ टाई अप करके, व्हाट्सएप हो गया, इनके साथ टाई अप करके इसमें रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। न्यू कैंपस फॉर IIM सिरमौर। IIM स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 1961 में शुरू की गई थी, और आज तकरीबन हमारे पास 20 IIMs हैं। पहले 1961 में 2 शुरू की गई थी, कोलकाता एंड अहमदाबाद, और अहमदाबाद की बहुत ही मशहूर IIM है। यो भी यहाँ से MBA करके निकलता है, उसकी बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है। सो दैट इज़ वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। और जो नया सिरमौर कैंपस है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पांवटा साहब के पास एस्टेब्लिश किया गया है,
और ये पहले 2015 में इसे एक्सपेरिमेंट बेस पे शुरू किया गया था अंडर द गाइडेंस ऑफ IIM लखनऊ। अब जो है यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस कैंप पौंटा साहब सिरमौर में से शुरू किया जा रहा है, जिसके ऊपर 531 करोड़ जो है 32 करोड़ खर्च होंगे और उसमें से 392 करोड़ जो है उसके बिल्डिंग्स के ऊपर लग जाएगा। सो दीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट स्टडीज टू प्रोड्यूस हाई कैलिबर मैनेजर्स। सो ये एक बहुत अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। दिस इज द कैंपस, जो कि यहाँ पे कैंपस बनेगा, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट खबर क्या है हमारे पास, एक्सिस बैंक लॉन्चेस वॉइस बॉट। व्हाट इज ए बॉट? बॉट की जब बात करते हैं, इट्स ए शॉर्ट फॉर्म फॉर रोबोट। इट्स ए शॉर्ट फॉर्म फॉर रोबोट। बेसिकली जो रोबोट है वो एक मशीन की होती है या जो कि इंसान की तरह काम करती है, पर है तो वो मशीन। पर बॉट क्या है? बॉट जो है बेसिकली प्रोग्राम है। ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है जो कि सिस्टम के ऊपर चलता है, और दैट मीन्स इसकी कोई फिजिकलिटी नहीं है। आपने रोबोट देखे होंगे जो कि एक जगह से चीज़ दूसरी जगह ले जाते हैं, पर वो फिजिकल मशीन्स हैं। बॉट जो है कोई फिजिकल मशीन नहीं है, परंतु ये एक इंसान की तरह काम करता है कंप्यूटर के ऊपर। आप कुछ पूछेंगे, ये जल्दी से जवाब दे देगा आपको। आप इसे बात करना चाहेंगे तो आप इससे बात कर लेंगे। सो दिस इज एक्सिस बैंक ने भी अपना जो है बॉट सिस्टम शुरू किया है, और उस बॉट सिस्टम की खासियत क्या है कि ये कस्टमर्स को असिस्ट करेगा और उनकी जो इंक्वायरीज हैं उसको प्रॉम्प्टली डील कर लेगा। और नाउ ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश किसी में भी उसका जवाब से दे सकता है। पहले जितने हमारे बॉट हैं वो रिटर्न में जवाब करते हैं, आप कुछ पूछिए उनका जवाब रिटर्न में आ जाएगा। परंतु ये जो नया बॉट एक्सिस बैंक ने शुरू किया है, जिसका नाम उन्होंने एक्सा रखा है, उन्होंने इसका नाम क्या रखा है? एक्सा रखा है। ये आपको बोल के जवाब देगा, तो इससे जो थोड़े से कम पढ़े लोग हैं उनके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। सो इट्स ए कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू इंटरेक्ट विद द ह्यूमंस। और several इंश्योरेंस कंपनी बैंक हैव ऑलरेडी लॉन्च देम, बट ओनली ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च किया गया है नाउ, इट्स ए काइंड ऑफ स्पीकिंग रोबोट। RBI वाज स्लैशिंग ऑफ रेपो रेट। कल 6 अगस्त को RBI ने अपनी जो पॉलिसी है वो अनाउंस की है, परंतु उस पॉलिसी में देयर इज नो चेंज। उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है। अब ये भी समझने की बात क्या है कि किस में चेंज नहीं किया है। अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। ना मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की सिचुएशन को समझते हुए कुछ फैसले लेता है, और वो फैसले आर रिगार्डिंग कि अपनी मनी सप्लाई को बढ़ाना है कि कम करना है, पैसे के रेट को कम करना है कि ज़्यादा करना है। ये जो फैसले होते हैं, दीज आर पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? एक 6 मेंबर कमेटी, देयर इज 6 मेंबर कमेटी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। वो जो है बैठ के बातचीत करती है, और उस बैठक में जो है इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाता है कि हमारे कौन कौन से रेट हैं, वो क्या क्या होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से रेट हैं। दैट इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, फिर उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और फिर देखते हैं दैट इज CRR और SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। इन सब रेट्स में से RBI कोई भी रेट बदल सकता है, चेंज कर सकता है, और जब वो उस रेट को चेंज करता है तो उसकी वजह से या तो मार्केट में पैसे की कीमत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, कम आ जाएगा, और उसकी वजह से हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है उसके ऊपर असर पड़ता है। एक बहुत सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए तो आप ज़्यादा लेंगे कि कम लेंगे? नेचुरली उसमें आप कम खरीदेंगे। अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाए या सेल पे लग जाए तो आप चीज़ ज़्यादा खरीद लेंगे। और ऐसा ही है
पैसे के साथ भी ऐसा ही होता है। पैसा महंगा भी होता है, पैसा सस्ता भी होता है। आप कहेंगे 100 रुपये का नोट तो 100 रुपये का ही रहा, 500 का नोट तो 500 का ही रहा। नहीं, अगर आपने पैसा लोन पे लिया, कितना ब्याज दिया, कम दिया कि ज़्यादा दिया? अगर ज़्यादा दिया तो पैसा महंगा हो गया, कम दिया पैसा जो है वो सस्ता हो गया। और सिमिलरली अगर आपने पैसा जमा कराया और ब्याज कम मिला तो पैसा सस्ता हो गया, और अगर ब्याज ज़्यादा मिला तो पैसा महंगा हो गया। इस तरीके से हमारे जो रेट हैं वो जब चेंज किए जाते हैं और उसका फ़र्क पड़ता है इंसान के बिहेवियर के ऊपर, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी के ऊपर, उसके पैसे विड्रॉ करने के ऊपर डिपेंड करता है। सो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इन चीज़ों को कहते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। ये रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, MSF, LAF कॉरिडोर, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, CRR, SLR, these are different tools which can be used। ये अलग अलग तरीके हैं जिसके साथ RBI जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस लेके आता है। इसमें से कोई भी टूल जो है RBI यूज कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सब रेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके लिए हम एक वीडियो अलग से भी देखते हैं। रेपो रेट इज बेसिकली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बैंक RBI को पे करते हैं उससे उधार लेने के लिए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वो ब्याज जो बैंकों को मिलता है अगर वो पैसा RBI के पास जमा करवाएं। बैंक रेट क्या होता है? इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, इट इज द रेट एट विच द बैंक्स कैन डिस्काउंट देयर हुंडीज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो किन शर्तों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, दैट इज नोन एज द बैंक रेट कहते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? अगर बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए RBI से पैसा चाहिए तो वो MSF फैसिलिटी से वो पैसा ले सकते हैं। दैट मीन्स अगर उनको ओवरनाइट बोरोइंग के लिए पैसा चाहिए, बेसिकली दिस इज फॉर द ओवरनाइट बोरोइंग। ओवरनाइट बोरोइंग के लिए अगर पैसा चाहिए, अगर उन्होंने पहले दिन में इंतजाम नहीं किया और शाम को पैसे की जरूरत पड़ गई तो इन दैट केस banks can take the facility from Reserve Bank of India। परंतु आप देखेंगे अभी कि अदरवाइज तो उसे 4% ब्याज देना था, परंतु अगर वो शाम को लेट ले रहा है, ओवरनाइट फैसिलिटी ले रहा है, तो उसे 4.25% ब्याज देना पड़ेगा। सो इस तरीके से बैंकों के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि वो अपनी फंड मैनेजमेंट कैसे डील करते हैं। और हम इन दोनों को, रेपो को और रिवर्स रेपो रेट को, दोनों को मिला के हम LAF भी कह देते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एक टर्म और यूज होती है, उसे कहते हैं LAF कॉरिडोर। इसका मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट, दिस इज नोन एज LAF कॉरिडोर। CRR एंड SLR, जो हमारा CRR है, ठीक है जी, सो दैट इज 3% है, दैट इज 3% है। और जो हमारा SLR है दैट इज 18% है, दिस इज 18% है। तो CRR क्या चीज़ है कि बैंकों को पास जितना डिपॉजिट आ रहा है उसका 3% जो पैसा है वो विदाउट इंटरेस्ट RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। और SLR क्या चीज़ है? वो 18%, 3% के अलावा 18% पैसा और जो है वो कोई प्रिस्क्राइब्ड बॉन्ड होंगे जहाँ पे बैंकों को पैसा ये इन्वेस्ट करना होगा। सो ये दोनों चीज़ों को भी याद रखना ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा कि कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट इज रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, MSF है, LAF कॉरिडोर है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, CRR है और SLR है। सो दीज आर द डिफरेंट टूल्स which are used by RBI
to make changes in the monetary policy. So that is for the day. तो आज के लिए ही इतनी ही खबरें हैं, तो इनको अच्छे से याद कीजिएगा, कल इनके आपको MCQ दिए जाएंगे.